All right, let's get started. Financial markets and institution. Do you guys have syllabus with you? Can you open? Syllabus नहीं पता क्या है? हाँ जी, तो FMI का पेपर बहुत ही कंटेम्प्रेरी रहता है. कंटेम्प्रेरी मतलब टफ नहीं. थियरी कंटेम्प्रेरी मतलब थियरी नहीं होता. सो इट इज द पेपर इज. बच्चे तेरे को बात करनी है, बाहर चले जा प्लीज. और नहीं पढ़ना तो मत आना, कोई दिक्कत नहीं है. ओके. सो पहली बात तो क्वेश्चन पेपर इज अ मिक्स ऑफ थ्योरी एंड न्यूमेरिकल्स. इसमें 30 to 45 के न्यूमेरिकल्स रहते हैं और 30 to 45 की थ्योरी रहती है. 75 के पेपर में थ्योरी ज़्यादा हो सकता है या न्यूमेरिकल ज़्यादा हो सकता है. 50% का प्रोपोर्शन रहता है. कंटेम्प्रेरी का मतलब ये है कि इट इज़ वेरी आई मीन जो प्रेजेंट टाइम्स में हो रहा है, द करंट सिनेरियो ऑफ द फाइनेंशियल इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम और इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम, उससे रिलेटेड कुछ भी आ सकता है. मतलब इन 2-4 महीनों में, या जैसे अभी इजराइल फिलिस्तीन है, हाउ इट इज़ अफेक्टिंग द ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स, ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं. तो डू वी अंडरस्टैंड द वर्ड कंटेम्प्रेरी नाउ? द करंट सिनेरियो of how it is affecting the financial system. 4 यूनिट्स है. 4 यूनिट्स में पहला यूनिट आपका सारे कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स कवर करता है. और इन एडिशन टू व्हाट इज हैपनिंग इन दी प्रेजेंट सिनेरियो, वन थिंग दैट आई ऑलवेज टेल माय स्टूडेंट्स when you are preparing FMI, प्लीज स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर्स. कोई भी फाइनेंशियल एक्सप्रेस या मिंट या फिर ET, ऐसा न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दो. एक एक टॉपिक रोज उठा लिया करो. उससे पहले तो तुम्हारे फाइनेंस डिक्शनरी बिल्ड होगी, फाइनेंस की डिक्शनरी बिल्ड होगी, एंड यू विल ऑल्सो नो व्हाट इज हैपनिंग. ठीक है. दूसरा, यूनिट 1 में आपको 3-4 चीज़ें कवर करनी है. आपको NBFCs के बारे में पढ़ना है. वी हैव टू नो NBFC से पहले भी बैंकिंग ऑपरेशंस, इज इट लेजिबल? पढ़ा जा रहा है. तो बैंक क्या होते हैं, बैंक कमाते कैसे हैं. नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. NBFCs, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज कैसे ऑपरेट करती हैं, उनका मॉडल, बिजनेस मॉडल क्या है, उनके करंट चैलेंजेस क्या फेस कर रहे हैं वो. देन वी ऑल्सो शुड नो अबाउट NPAs. NPA क्या है? परफेक्ट. NBFC की क्या फुल फॉर्म बोली मैंने? NBFC मैंने तुमसे पूछा, अब बता दो. इन्होंने बोला हाँ, इंस्टीट्यूशंस या कंपनी. NBFIs ये NBFCs. ठीक है. सो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हो गई. ऐसी कंपनीज जो बैंक की तरह ऑपरेट करती हैं बट उनके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं है, वो बैंकिंग रेगुलेशन के अंडर भी नहीं आती, और वो करंट डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं कर सकती, डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती, है ना. NPA हो गया नॉन परफॉर्मिंग एसेट. ऐसे लोन जो बैंक ने दिए हैं और उस पे उन्हें कोई रिटर्न नहीं जनरेट हो रहा है, या उसके अगेंस्ट ना प्रिंसिपल अमाउंट की रिकवरी हो रही है, ना इंटरेस्ट की रिकवरी हो रही है, वो हो गए नॉन परफॉर्मिंग एसेट. तो इंडिया में NPA इशू कैसा है, व्हाट RBI ने क्या गवर्नेंस पास किया है NPA के रिलेटेड, तो वो सब इसमें कवर हो जाएगा. अनदर थिंग दैट यू शुड बी अवेयर अबाउट इज IBC. IBC क्या हो गया? नो, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016. सो IBC क्या है? ये कंसोलिडेटेड लॉ है टू डील विद स्ट्रेस्ड एसेट्स और स्ट्रेस्ड कंपनीज. जो कंपनीज इलिक्विड है, इंसॉल्वेंट है, तो उनको कितना जल्दी हम उनको वी कैन हेल्प इन टू द इंसॉल्वेंसी प्रोसेस, उनका सारे प्रोसेसिंग कैसे होती है, वो सब का एक क्यूमुलेटिव लॉ बना दिया. पहले ये लॉ बिखरा हुआ था बहुत जगह,
बैंकिंग में भी था, आपके कंपनीज एक्ट में भी था, तो कुछ कुछ, सो नाउ दे हैव ब्रॉट ऑल द लॉज डीलिंग विद इंसॉल्वेंसी अंडर दिस अम्ब्रेला IBC, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड। तो इसका आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देन देर आर अदर स्मॉल टॉपिक्स दैट यू शुड बी अवेयर अबाउट। MPC, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या करती है, MPC बनी क्यों थी, रेपो रेट सेट करती है, रेपो रेट क्या होता है, ठीक है, MPC चेयर कौन करता है, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। देन अनदर स्मॉल टॉपिक, ये मैं तुम्हें एक ओवरव्यू दे रही हूँ सिलेबस का कि क्या क्या पढ़ना है जब एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने बैठोगे, ठीक है। सो टुडे माय एजेंडा वाज टू अवेयर यू अबाउट योर सिलेबस एंड सो दैट तुम्हें पता हो कि पढ़ के पास कैसे होना है पहले तो, ठीक है। और फर्दर इलेबोरेशन एज वी मूव अहेड इन द न्यू क्लासेस, इन द कमिंग क्लासेस विल डू। तो नेक्स्ट यूनिट 1 में तुम पेमेंट बैंक्स के बारे में पढ़ सकते हो। नॉट नाउ पेमेंट बैंक्स डज नॉट होल्ड एज मच इम्पॉर्टेंस एज इट यूज टू होल्ड व्हेन दे वर इंट्रोड्यूस्ड। पेटीएम पेमेंट बैंक सुना, ठीक है, ऐसे एयरटेल पेमेंट बैंक है, जियो पेमेंट बैंक है, बट अगेन ये क्यों अब उतनी रेलेवेंस होल्ड नहीं करते, UPI, भीम और आपका कौन सा है एक और, भारत पे। तो इन सब के आने की वजह से इनकी इंपॉर्टेंस कम हो गई है और KYC का भी इनमें बहुत इशू है। तो पेमेंट बैंक के बारे में आपको पता होना चाहिए। देन यू शुड बी अवेयर अबाउट यूनिवर्सल बैंकिंग। व्हाट इज यूनिवर्सल बैंकिंग? द बैंक्स दैट हैव बिकम फाइनेंशियल कंग्लोमरेट्स, ऐसे बैंक जो ना कि सिर्फ बैंकिंग सर्विसेज दे रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का भी सर्विस दे रहे हैं, जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी की तरह भी ऑपरेट कर रहे हैं, जो हर फाइनेंशियल सर्विस अंडर डिफरेंट सब्सिडरीज दे आर प्रोवाइडिंग, दे बिकम फाइनेंशियल कंग्लोमरेट, राइट। कंग्लोमरेट आर दे आर डीलिंग इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज, डिफरेंट सर्विसेज, डिफरेंट प्रोडक्ट। तो जो फाइनेंशियल सर्विस, हर तरीके का फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो आपका हो गया फाइनेंशियल कंग्लोमरेट। सो यूनिवर्सल बैंकिंग इज अ वन स्टॉप शॉप। वहाँ जहाँ आपको म्यूचुअल फंड भी मिल जाएगा, वहाँ आप FD भी करा लोगे, वहाँ आप अपना सेविंग अकाउंट भी खोल लोगे, वहाँ अपना डीमैट अकाउंट खोल के ट्रेडिंग भी कर लोगे, सब कुछ वहाँ हो जाएगा। तो वो है यूनिवर्सल बैंकिंग, ठीक है। तो ये कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो तुम्हें यूनिट 1 में प्रिपेयर करना है। यूनिट 2 दैट विल बी टेकन बाय मी टुडे। यूनिट 2 पहले तो ओवरव्यू देता है सारी फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में, ऑल फाइनेंशियल मार्केट्स एंड देन इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। यूनिट 3 इज अ सबसेट ऑफ यूनिट 2। यूनिट 3 मोस्टली हम इसकी बात करते हैं, स्टॉक मार्केट की बात करते हैं। यूनिट 4 वी ओनली टॉक अबाउट मनी मार्केट, ठीक है। तो यूनिट 2 इज फाइनेंशियल मार्केट्स ऑल टुगेदर, Unit 3 is stock market, Unit 4 is money market. I am starting with Unit 2 today, okay? So before we come to the classification of markets, I want you to tell me कि फाइनेंशियल मार्केट का काम क्या है, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का ही क्या काम है? ठीक है, तो ये तो तुमने इन्वेस्टमेंट की बात कर दी कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में एक सर्विस तो ये है कि जिसको भी इन्वेस्ट करना है वो एक सही जगह इन्वेस्ट कर पाए, ऐसे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे वो रिटर्न अर्न कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ काम होता है इन्वेस्टमेंट के अलावा, और कोई काम होता है? तुम दोनों बताओ, उधर क्या देख रहे हो? हाँ, लोन उठाना है तो बैंक में जाओगे या किराने के स्टोर पे जाओगे? बैंक पे जाओगे ना। तो या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ऐसी बहुत लोन देने वाली कंपनीज होती है जो बैंक तो नहीं होती बट लोन देती है। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का काम लोन देना भी है। तो सबसे मेजर काम है पैसे को चैनलाइज करना, सरप्लस यूनिट से डेफिसिट यूनिट्स। कम हाँ जी सर। हाँ ठीक है, मैं अभी इन्हें बोल देती हूँ, मेरे पास एक और है। अच्छा
ये कॉर्पोरेट फाइनेंस और एफएमआई दोनों का अपना रोल नंबर्स वगैरह लिख देना। और वो जो 2 बच्चे भी हैं जो आए थे उनका भी ऐड कर देना इसमें, ठीक है? नाम नहीं पता, चलो नाम लिख दो फिर। So one major function of financial market or financial institution is to bridge the gap, बेटा बाद में, हाँ, is to bridge the gap between surplus units and deficit units. Surplus units कौन है? Surplus units जिनकी income is more than their expenses and they have savings to be invested in a productive activity. जैसे कि हाउस होल्ड्स है, इवन कॉर्पोरेट्स इफ दे हैव आइडल कैश दे कैन इन्वेस्ट इट एल्सवेयर. बोलो. हाँ, तो फाइनेंशियल मार्केट का काम है कि जिनके पास ज़्यादा पैसा है उनसे उठा के सही जगह पैसे को चैनल करना, जिनको पैसे की नीड है, डेफिसिट यूनिट, जिनका कंजम्पशन इज मोर देन देयर इनकम, राइट. तो डेफिसिट यूनिट्स हो गए आपके गवर्नमेंट को पैसा चाहिए होता है, मोस्टली उनके एक्सपेंसेस आर मोर देन रेवेन्यू. देन कॉर्पोरेट्स हो गया, and so on so forth. Even households, sometimes their requirement is more than the money they are making and hence they need to go to bank for a loan. ठीक है, ऑटोमोबाइल लोन लेना है, होम लोन लेना है, तो तब वो डेफिसिट यूनिट बन जाता है. तो मेन काम पैसा चैनलाइज करने का है सरप्लस यूनिट से डेफिसिट यूनिट में. Now our financial markets can be classified in to money market and capital market. Readable है ये? Okay. So money market और capital market. Please define money market for me. ये तो पढ़ चुके हो. First issue market. Okay. Short term funds. Liquidity के लिए, ठीक है. तो wholesale funds जो होते हैं, मतलब जहां एक दिन के लिए या 15 दिन के लिए बहुत सारा अमाउंट इधर से उधर हो रहा होता है, वो मनी मार्केट होता है. मनी मार्केट इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शॉर्ट टर्म फंड्स. इसको हम आरबीआई के फंड्स भी बोल सकते हैं, ठीक है. सरकारी पैसा जो बेसिकली ये जो डीलिंग हो रही होती है, ये कमर्शियल बैंक, आरबीआई और कंपनीज, रिटेल इन्वेस्टर, यू एंड आई may not be participating directly in the money market. Money market is market for short term funds, also known as wholesale funds. Again, the work will be to channelize money from deficit units, from surplus units to deficit units. एक दिन के लिए बैंक ए के पास ज़्यादा पैसा पड़ा हुआ है आइडल कैश और बैंक बी को ज़रूरत है, तो वो उसको दे देगा और रिटर्न कमा लेगा, अगले दिन वो वापस कर देगा, ठीक है. कैपिटल मार्केट, दिस मार्केट इज फॉर लॉन्ग टर्म फंड्स. शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में डिफरेंस क्या हो गया? शॉर्ट टर्म इज लेस देन 1 ईयर, लेस देन 1 ईयर, कि अगर पैसा दिया है या पैसा इन्वेस्ट किया और 1 साल से कम की टेन्योर है तो वो शॉर्ट टर्म फंड है, मनी मार्केट में आएगा. एंड दिस इज मोर देन 1 ईयर, ठीक है. अब कैपिटल मार्केट में आता है आपका प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट. Now define primary market for me. This is first issue market. जब सिक्योरिटी पहली बार मार्केट में बेची जाती है तो वो प्राइमरी मार्केट है. चाहे वो इक्विटी सिक्योरिटी है, कोई कंपनी पब्लिक हो रही है, अपना इक्विटी शेयर बेच रही है, या पब्लिक नहीं भी हो रही और प्राइवेटली वो अपना शेयर बेच रही है, तो वो प्राइमरी मार्केट में बेचेगी. तो जब पहली बार कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, कोई भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी, कोई भी फाइनेंशियल क्लेम बिकता है, खरीदा जाता है, तो वो प्राइमरी मार्केट में होता है, ठीक है.
सो फर्स्ट इशू मार्केट हो गया. सेकेंडरी मार्केट, exactly, it helps in trading of already issued financial instruments. Primary market, if I want to sell my equity for the very first time or debt for the very first time, तो क्या processes है? Either I can go public via IPO. सुना है? IPO क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग. जब कंपनी पहली बार स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होती है और पहली बार अपने शेयर जनरल पब्लिक को ऑफर करती है सब्सक्राइब करने के लिए, जनरल पब्लिक को ओनरशिप बांटती है, तो वो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग है. जब वही कंपनी जो एक बार शेयर्स बांट चुकी है जनरल पब्लिक को, फिर से जनरल पब्लिक से पैसा उठाती है, FPO, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग. तो ये तो हो गया पब्लिक ऑफरिंग. व्हेन आई एम सेलिंग माय स्टेक, कंपनी स्टेक फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम टू द जनरल पब्लिक. टू द जनरल पब्लिक मतलब 50 से ज़्यादा लोगों को मैं दे रही हूँ, एंड आई एम कीपिंग द ऑफर ओपन टू एनीबडी, कोई भी आके सब्सक्राइब कर सकता है. तो वो हो गया पब्लिक प्लेसमेंट. और अनदर इज योर प्राइवेट प्लेसमेंट. जब मैं कोई सिलेक्टेड नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स को ही अपना स्टेक बेचती हूँ, ठीक है. अब प्राइवेट प्लेसमेंट में प्राइवेट इक्विटी फर्म्स हो सकती है, वेंचर कैपिटलिस्ट हो सकते हैं. सुना है हमने ये वर्ड सुने, VCPE, या कई बार कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज सिर्फ अपने आसपास के मतलब अपने प्रमोटर ग्रुप को, मतलब अपनी फैमिली को या स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स को या गवर्नमेंट को या कुछ इंस्टीट्यूशंस को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को स्टेक देती है, तो भी वो प्राइवेट प्लेसमेंट है, राइट. सो व्हेन यू आर सेलिंग द स्टेक और सेलिंग द इक्विटी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम टू सिलेक्टेड नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स, ये हो गया प्राइवेट प्लेसमेंट. अभी हम सेकेंडरी मार्केट पे आते हैं. ऑलरेडी इशूड इक्विटी स्टॉक्स और डेट स्टॉक्स आर ट्रेडेड हियर. इक्विटी आ गया यहाँ पे, डेट आ गया यहाँ, नो सॉरी, स्टॉक मार्केट एंड ओवर द काउंटर मार्केट. तो ये है एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट. The shares are publicly open to be traded. Anybody can buy, anybody can sell, whoever has it on the stock market. ठीक है. Exchange पे they need to have a demat account to trade in the shares, but they can buy anytime, sell anytime. तो वो exchange traded हो गया. The exchange is going to the, what are various exchanges in India? National Stock Exchange, Bombay Stock Exchange. There are other regional stock exchanges also. और भी है OTCEI, MCEX, इनका अलग अलग है. क्या सेंसेक्स स्टॉक एक्सचेंज है? इंडेक्स है, वो स्टॉक एक्सचेंज नहीं है. इंडेक्स क्या होता है इसकी बात हम करेंगे. क्या निफ्टी 50 स्टॉक एक्सचेंज है? वो भी इंडेक्स है. ओवर द काउंटर मार्केट क्या होती है? हाँ, ओवर द काउंटर मार्केट में भी ऑलरेडी इशूड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेड होते हैं, बाय सेल होते हैं, बट ये पब्लिक के लिए ओपन नहीं होती. ये डीलर्स आपस में करते हैं. द डीलर्स आर डीलिंग अमंग देमसेल्व्स, राइट. सो लेट्स से मेरे पास 1 लाख जापानीज येन है, तो मैं किस एक्सचेंज पे ना ट्रेड करके बैंक के पास जा रही हूँ कि मेरे को ये जापानीज येन बेचने हैं, मुझे रुपए दे दो या डॉलर दे दो या जो भी है, राइट. सो दैट इज एन OTC ट्रेड वेयर आई एम गोइंग, मतलब दोनों पार्टीज एक दूसरे को जानते होते हैं जो डील कर रहे होते हैं. एक्सचेंज में जब मैं टाटा मोटर्स का शेयर खरीदती हूँ तो मेरे को नहीं पता कि कौन बेच रहा है, मैं एक्सचेंज से खरीद रही हूँ. सो आई डू नॉट नो माई काउंटर पार्टी, राइट. सो ओवर द काउंटर में यू नो योर काउंटर पार्टी, एंड ओवर द काउंटर में आपके जो ट्रेड है वो कस्टमाइज हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पार्टीज नीड्स. जैसे मेरे पास 1 लाख येन था तो मैं 1 लाख येन बेच के आई. एक्सचेंज में
1 येन का कॉन्ट्रैक्ट है तो मैं उस पर एक कॉन्ट्रैक्ट पे एक ही बेच सकती हूँ, मुझे 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट खरीदने पड़ेंगे वो बेचने के लिए, राइट। तो एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज बताती है कि कॉन्ट्रैक्ट साइज क्या होगा, प्राइस भी डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग आता है। यहाँ पे आई कैन कस्टमाइज द कॉन्ट्रैक्ट, ओके। चलो वेरी क्विकली, प्राइमरी इशू में आईपीओ एफपीओ हमें पता लग गया क्या होता है। प्राइमरी व्हेन दी स्टेक इज सोल्ड और डेट सिक, बच्चे क्या है मैच देखना है। डेट सिक्योरिटीज आर सोल्ड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। अगर पब्लिकली सेल कर रहे हैं, यूजुअली पब्लिकली इक्विटी स्टेक ही सेल होता है, तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग एंड फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ राइट इशू, व्हाट इज दैट? पढ़ा होगा तुम लोगों ने अकाउंट्स में। So when the funding is raised via existing shareholders, when the shares or stake is offered to existing shareholders, जो पहले shareholders है पहले उन्हें बोला जाता है कि अगर तुम्हें हमारा शेयर खरीदना है तो इतने पे हमसे खरीद लो। तो राइट इशू इज सेलिंग equity stake to existing shareholders in the proportion of their shareholding। ठीक है, अगर मेरे पास 10% स्टेक है तो जो भी इन्होंने, अगर इन्हें 1 करोड़ रेस करना है तो 1 करोड़ का 10% वो मुझे ऑफर करेंगे कि इतना स्टेक तुम्हें खरीदना है तो खरीद लो। ठीक है, कैसे डिफाइन करोगे राइट इशू को? करो। हाँ, प्रिविलेज राइट, ठीक है, राइट है, राइट। सो द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैज अ राइट टू बाय द कंपनी स्टेक एट अ प्राइस विच इज यूजुअली लेस देन द स्टॉक मार्केट प्राइस, उससे कम पे वो ऑफर करते हैं उसको। एंड अनदर leg of primary issue is private placement. Private placement is selling to selected number of investors. Private placement में भी 3 branches हैं। एक है private placement itself, जिसमें आपका PE, VC आ जाता है। Then there is preferential issue and then there is QIP. QIP is qualified institutional, P क्या है? प्लेसमेंट, qualified institutional placement. The investors can be classified as RI, II and NII. NII are also known as HNI. अब ये क्या क्या है? एग्जैक्टली, इन्वेस्टर आपके क्या कौन कौन हो सकते हैं? एक तो आम जनता, रिटेल इन्वेस्टर्स, II इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जैसे HDFC हो गया या LIC हाउसिंग फाइनेंस हो गया या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैन बी योर इन्वेस्टर, सो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। NII क्या होता है? नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कौन होते हैं? हाई नेट वर्थ इन्वेस्टर्स, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स भी बोलते हैं इनको, HNI। सुना हुआ है? So they are not institutions, definitely they are individuals, but they have a huge corpus to invest. Vaguely अगर बोले तो they have huge net worth. उनका जो asset minus liability, जो पैसा आता है which they have for investing purposes, वो बहुत ज़्यादा, ठीक है। अगर ये एंजल इन्वेस्टर का काम कर रहे हैं तो ये एंजल इन्वेस्टर बन जाएंगे। एंजल इन्वेस्टर वो है जो कंपनी का बिजनेस आइडिया ही अभी प्रपोज हुआ है और उसमें ही उसने इन्वेस्ट कर दिया, राइट। उसके ऑपरेशंस भी शुरू नहीं हुए, प्रोटोटाइप भी नहीं बना। तो अगर HNI ने किसी ऐसी कंपनी को फंड किया है जो अभी शुरू ही हुई है तो वो एंजल इन्वेस्टर है।
Okay, read the first statement and tell me if it makes sense to you. Read the first statement and tell me if it makes sense to you. Read properly, read complete statement. समझ आ गया? ऑफर फॉर सेल क्या होता है? ऑफर फॉर सेल, इसमें जो ये लिखा है ये क्या होता है? ये भी एक कॉन्सेप्ट है। नहीं, इंटरमीडिएट ले रहा होता मतलब क्या? नो अपना स्टेक बेचते हैं। जो ऑलरेडी, एक तो है नया शेयर बनाया मतलब नई फंडिंग उठाई, एक है कि किसी की ऑलरेडी एग्जिस्टिंग उसने फंड किया हुआ था लेकिन उसे अब अपना एग्जिट लेना है, उसे अपना स्टेक बेचना है। तो जब ऑलरेडी इशूड शेयर्स बिकते हैं जनरल पब्लिक को पहली बार, तो वो भी ऑफर फॉर सेल है और वो भी आईपीओ के अंडर में आता है। ठीक है, जैसे बहुत बारी वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं जो कंपनीज को, नई कंपनीज को फंड करते हैं, और वो ऐसी बहुत सारी नई कंपनीज को, रिस्की कंपनीज को फंड करते हैं। तो कोई एक कंपनी जो चल जाती है एंड इट गोज पब्लिक, तो उनका एक एग्जिट स्ट्रैटेजी होता है कि जब वो पब्लिक हो गए और मतलब जनरल पब्लिक ने शेयर्स खरीदे तो वो अपने शेयर जनरल पब्लिक को बेच के निकल जाए। सो दे हैव वन ऑफ द एग्जिट प्लान्स इज वाया आईपीओ, तो वो भी ऑफर फॉर सेल है। ठीक है, read this statement now and tell me who are underwriters. अब हम आईपीओ प्रोसेस कर रहे हैं पूरा, ठीक है? जो कंपनी के शेयर री इशू करते हैं, मिनिमम एक तो उनका काम ये है कि दे हैव टू मेक श्योर दैट द कंपनी स्टेक इज सब्सक्राइब्ड बाय, एंड इन केस इट इज नॉट सब्सक्राइब्ड बाय then they are going to buy that stake. तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मेजर काम एक अंडरराइटर का यही है कि पहले तो दो तरीके के अरेंजमेंट होते हैं। सो इन वन ऑफ द अरेंजमेंट्स, underwriter is not obliged to buy all the stake that is not sold. They are only going to put up their best efforts to market the company's equity. ठीक है, वो प्रॉपर मार्केट करेंगे, हर इंस्टीट्यूशन के पास जाएंगे और बिकवाएंगे। तो ये बेस्ट एफर्ट अरेंजमेंट हुआ जहाँ पे दे आर गोइंग टू पुट अप देयर बेस्ट एफर्ट्स टू हेल्प कंपनी सेल इट्स इक्विटी। इन केस सेल नहीं हुई तो उनको लेने की जरूरत नहीं है। एंड अनदर इज फर्म कमिटमेंट अरेंजमेंट। फर्म कमिटमेंट अरेंजमेंट हो गया कि अगर कंपनी क्या इक्विटी स्टेक सेल नहीं हुआ तो ये खरीदेंगे, चाहे ज़्यादा पे खरीदे और उसका पब्लिक मार्केट प्राइस कम हो जाए। ठीक है, सो दैट इज फर्म कमिटमेंट। बेस्ट एफर्ट्स अरेंजमेंट। ठीक है, अब अंडरराइटर्स में ही को ही हम बोल सकते हैं मर्चेंट बैंकर्स। जब भी कंपनी आईपीओ लाती है, सबसे पहले तो वो स्टॉक एक्सचेंज के साथ लिस्टिंग कराएगी। ठीक है, और उसके बाद वो मर्चेंट बैंकर्स अपने हायर करेगी। मर्चेंट बैंकर में भी एक होता है फ्रंट मर्चेंट बैंकर, मतलब बुक रनर, LBRM। LBRM इज लीड बुक रनिंग मर्चेंट बैंकर। आप लोगों ने कभी ऐड देखी है आईपीओ की न्यूज़पेपर में? मैंने मेल किया था, पता नहीं तुम लोग को पहुंचा है या नहीं, जिसने भी मेरे को आईडी दी थी। आई वांटेड टू शो यू द एंटायर आईपीओ एडवर्टाइजमेंट। हर न्यूज़पेपर में आती है। तो उसमें मेरा फ़ोन कहाँ है? लेट मी जस्ट एक ओवरव्यू दे देती हूँ। मेरा फ़ोन कहाँ है? दिख रहा है?
हाँ ऐसा, हाँ दिख रहा है, पढ़ा नहीं जा रहा, दैट इज़ फाइन। क्या तुम्हें ये बैंक्स दिख रहे हैं? ओह नहीं, चेंज तो नहीं हुआ, रुको। हाँ ये बैंक्स दिख रहे हैं, ये सब इस आईपीओ के, ये आईपीओ है एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी का आईपीओ, इस आईपीओ के मर्चेंट बैंकर्स हैं, ठीक है। जो इसमें सबसे पहला बैंक है कोटक, वो हो गया इसका बुक BRLM, बुक रनिंग लीड मर्चेंट बैंकर, सॉरी मैंने गलत लिख दिया था, ये BRLM होता है, बुक रनिंग लीड मर्चेंट बैंकर। अब इनका क्या काम है, इन मर्चेंट बैंकर्स का क्या काम है? तो एक काम तो अंडरराइटिंग का है, लेकिन सबसे पहला काम है कि ये हेल्प करते हैं कंपनी को टू अराइव एट अ पैलेटेबल सिक्योरिटी, मतलब टू अराइव एट दी कोवेनेंट्स ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का प्राइस बैंड क्या होगा, सिक्योरिटी कब हमने मार्केट में लानी है, मार्केट टाइमिंग क्या होगी, कब लाएं कि हमारा सारा का सारा सब्सक्राइब हो जाए और ज़्यादा बल्कि सब्सक्राइब हो जाए, तो मार्केट टाइमिंग क्या होगी। पूरे इशू को मार्केट करना कैसे है, सो ये सब काम मर्चेंट बैंकर करता है। मर्चेंट बैंकर एक तो हेल्प करेगा सारा इशूइंग प्रोसीजर में, एक्सचेंज के साथ उस कंपनी को लिस्ट करवाएगा, उसके बाद प्राइस बैंड डिटर्मिन करेगा, प्रोस्पेक्टस बनाने में हेल्प करेगा, प्रोस्पेक्टस कंपनी के थ्रू रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के थ्रू रैटिफाई कराएगा, उनको सबमिट करेगा एंड सो ऑन सो फोर्थ। जितना भी प्रोसेस होता है वो सारा प्रोसेस मर्चेंट बैंकर्स लीड करते हैं। ये बताते हैं कि कब हमने इशू लाना है, किस प्राइस बैंड पे इशू लाना है, किस तरीके से इशू को मार्केट करना है, ठीक है। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर हमें पता है क्या होता है। ओके, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस एंड ऑलवेज आस्क्ड इन द एग्जाम्स is the book building process. So there was a time like back in 1990s, CCI, Capital Controller of India, used to dictate a fixed price mechanism कि आपको अगर IPO लाना है तो ये सब कुछ तरीके हैं, ये इक्वेशंस है, ये सब यूज़ करके आप प्राइस पे अराइव करो और इस प्राइस पे अपना IPO लाओ। So there was no flexibility. Many times the price of the company was undervalued. मतलब the company was undervalued because it did not consider the growth prospects of the company and so on so forth. So then came the free pricing mechanism, जहाँ पे CCI ने बोला कि ठीक है अपने हिसाब से जो करना है कर लो, जो भी प्राइस लाना है ला दो। But then also there were greedy company capitalists who showed a very rosy picture of the company, and जो आज भी होता है कहीं ना कहीं, आज भी वो शेयर्स को बहुत हाईली प्राइस करते हैं और उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि हमारा ये है, पी रेशियो ये है एंड सो ऑन सो फोर्थ। व्हाट इज पी रेशियो गाइस? हाँ कैसे आता है? कैसे आता है? EBIT नो, PE रेशियो, P ऊपर और E नीचे, ये P क्या है? MPS, मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर, कि कंपनी पर शेयर कितना कमाती है और उसका प्राइस कितने टाइम्स है टू इट्स अर्निंग्स। अगर वो पर शेयर 10 रुपये कमाती है और उसका प्राइस 1000 चल रहा है तो PE रेशियो विल बी 100, राइट? सो एनीवेज, owing to a lot of hiccups in fixed pricing mechanism, many of the investors lost their wealth
because they invested on a very highly priced IPOs and then it dropped down. क्योंकि क्या होता है कि ओके दैट ड्रॉप डाउन वाला आई कम टू लेटर, मतलब प्राइस गिर गया उसका और बहुत उनकी कैपिटल लॉस हो गया. सो देन केम द बुक बिल्डिंग प्रोसेस. बुक बिल्डिंग प्रोसेस का क्या काम है? सो थ्रू दिस प्रोसेस द डिमांड ऑफ द इशू इज इलिसिटेड. मतलब आईपीओ में जाने से पहले, मतलब आईपीओ ओपन करने से पहले मर्चेंट बैंकर्स इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जा जाके देखते हैं कि इस कंपनी की ये फाइनेंशियल्स है, इसके बेसिस पे क्या इसकी डिमांड कितनी है. जो ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है वो कितने प्राइस पे इसको लेना चाहते हैं. तो प्राइस इज इलिसिटेड. इलिसिटेड मतलब देखा जाता है, गेज किया जाता है कि प्राइस होना कितना चाहिए, लोग कितने पे से इस पे इन्वेस्ट करने पे रेडी है, इसका एक शेयर कितने पे खरीदने पे रेडी है. तो डिमांड इलिसिट होती है, डिमांड बिल्डअप भी होती है, डिमांड बनाई भी जाती है मार्केट कर करके, सर्वेज लेके जा जाके कि वी आर गोइंग टू कम अप विद एन आईपीओ एंड देन अ प्राइस बैंड इज अराइव्ड. प्राइस बैंड होता है जिसमें हमारे पास फ्लोर प्राइस होता है और सीलिंग प्राइस होता है. Floor price is the minimum price at which the IPO can be subscribed, or ceiling price is the maximum price within which the IPO can be subscribed. मतलब अगर 400 से 450 का फ्लोर प्राइस है, प्राइस बैंड है, तो एज अ रिटेल इन्वेस्टर मैं बता सकती हूँ कंपनी को कि मुझे एक लॉट चाहिए और कितने पे चाहिए. मुझे 400 पे चाहिए, मेरे को 450 पे चाहिए, या इसके बीच में कितने पे चाहिए. सुन भी रहे हो तुम लोग? व्हाट इज फ्लोर प्राइस? बताओ, सुन रहे हो ना? हाँ, प्राइस बैंड क्या होता है पहले तो ये बताओ. ओके, रेंज, प्राइस रेंज. तो अब जब आईपीओ आता है तो किसी एक प्राइस पे नहीं आता है, एक बैंड के साथ आता है. अब इन्वेस्टर डिसाइड कर सकता है कि उसे किस प्राइस पे लॉट खरीदना है. अगर जो प्राइस फाइनली डिसाइड होगा, आईपीओ जब बुक क्लोज होगी, तो जब प्राइस डिसाइड होगा, लेट्स से 400 से 450 का बैंड है और प्राइस डिसाइड हुआ 425 ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई 420, तो जिन्होंने भी 420 की बिड लगाई थी या 420 से ज़्यादा की बिड लगाई थी, सबको 420 पे लॉट अलॉट हो जाएगा, अनलेस इट इज ओवर सब्सक्राइब्ड. अगर वो ओवर सब्सक्राइब्ड है तो प्रोराटा बेसिस या ड्रॉ बाय लॉट्स किसी भी तरीके से हो सकता है. तो बुक बिल्डिंग प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप है, सबसे पहला स्टेप तो आईपीओ का यही है कि कंपनी हैज टू गेट इटसेल्फ लिस्टेड विद द एक्सचेंज, एनी ऑफ द एक्सचेंजेस, national exchanges. Then company has to appoint lead merchant banker, BRLM, book running lead manager, and co-book runners. हाँ, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्यों होता है? रेड हेरिंग प्राइस नहीं है, प्राइस बैंड होता है ना. प्राइस है ना क्वांटिटी है, सिर्फ ये है कि कितना फंड उठाना है और प्राइस बैंड कितना है. ठीक है. एंड वी ऑल्सो हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ मूविंग बैंड. अगर कंपनी को लगता है, यूजुअली आईपीओ इज ओपन फॉर 3 days, अगर फर्स्ट डे की डिमांड पे कंपनी को लगता है कि प्राइस इज द इशू इज वेरी मच इन डिमांड, it is undervalued as per this price band, it can revise the price band. let's say कंपनी का प्राइस बैंड था 100 से 120 और पहले ही दिन उसका पूरा आईपीओ सब्सक्राइब हो गया. कंपनी एंड मर्चेंट बैंकर डिसाइड्स टू प्राइस इट अप, तो वो क्या कर सकते हैं, इसको बाय 20%, मैक्सिमम 20% का है, सो बाय 20% इंक्रीज कर सकते हैं बैंड को. इट कैन मूव द प्राइस बैंड अप बाय 20%. 120 से 120 का 20% इज 144, जो भी है. ठीक है, ये प्राइस बैंड हो सकता है, मूविंग बैंड. अगर उनको लगता है कि यार डिमांड ही नहीं आ रही, मेरा सब्सक्राइब ही नहीं हो रहा आईपीओ,
तो आई कैन मूव डाउन माई प्राइस बैंड. सो दिस इज मूविंग बैंड कॉन्सेप्ट. Now it is written that the spread between the price range is 20%, मतलब 20% का फर्क होना चाहिए. बट वी आर, आई नीड टू चेक इट. ये तुम अपने आप से एक बार चेक करना, रिसेंट कोई चेंज तो नहीं आया, ये 20% ही है अभी भी कि नहीं. ठीक है, वी आई एम नॉट श्योर ऑन दिस नंबर. ये हमने कर लिया. एंड हाँ, जब भी प्राइस रिवाइज होता है, अगर प्राइस बैंड रिवाइज हुआ है तो कंपनी को अपने नंबर ऑफ डेज बढ़ाने पड़ते हैं. ठीक है, but maximum number of days an IPO can be open for is 10 days. ठीक है, हाँ. Now, हाँ, you minimum 3 days, yes, minimum 3 days. Now, let's say the book building process is done, book has been built, the demand has been arrived, the company has arrived at a cut off price कि भाई मेरे एक शेयर का प्राइस ये है. ठीक है, उसके बाद they have to allot the shares to the investors, and we know that there are 3 kind of investors: institutional investors, non-institutional investors and retail investors. So at least 35% of the offer, at least 35% of the offer has to go to retail investor. अगर 100 करोड़ की फंडिंग उठाई गई है, 100 करोड़ का स्टेक बेचा गया है, तो 100 करोड़ का 35 करोड़ वर्थ ऑफ शेयर्स will be allotted to retail investors. At least 15% goes to non-institutional investors, high net worth individuals. And at most, हद से हद 50% can go to institutional investors. ठीक है, this is the allotment norms. Move ahead. Okay, ASBA process. ASBA is application supported by blocked amount. पता है किसी को? नाम सुना? नहीं पता. तो जब एज अ रिटेल इन्वेस्टर मुझे किसी आईपीओ को पहले सब्सक्राइब करना पड़ता था, तो मुझे एक पर्टिकुलर बैंक अकाउंट में पैसे भेजने पड़ते थे. अगर एक लॉट 1 लाख का है और मैंने एक लॉट बाय किया है, तो मुझे 1 लाख रुपए उस अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ता था. एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट फैसिलिटी आने के बाद अब मेरा वो 1 लाख का अमाउंट मेरे ही बैंक अकाउंट में फ्रीज हो जाता है. मतलब अब वो आप 1 लाख यूज नहीं कर सकते जब तक अलॉटमेंट नहीं होती. अगर मेरे को अलॉटमेंट हुई तो ये 1 लाख कंपनी अकाउंट में जाएगा, नहीं तो ये अनफ्रीज हो जाएगा. दिस इज एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट. ठीक है, और यूजुअली ये कौन से बैंक्स ऑफर करते हैं? आज के टाइम पे सारे ही SCSBs बन चुके हैं. सेल्फ सर्टिफाइड, लिखा नहीं हुआ, सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक्स. आज मैं किसी भी के साथ अपना डीमैट अकाउंट खुलवाती हूँ तो यूजुअली वो एक SCSB होगा और ASBA फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा. ठीक है, इससे फ़ायदा क्या हुआ कि अगर मैं पहले कंपनी को पैसा भेज दूँ और मेरे को अलॉटमेंट नहीं हुई, तो पहले तो ट्रांजैक्शंस होंगी, वो मेरे को वापस भेजेगा, कितने दिनों में भेजेगा, जितने दिन लगाएगा उतने पे मेरे को रिटर्न भी देना पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट भी देना पड़ेगा. तो कंपनी का भी बचता है और हमारा भी पैसा पड़ा हुआ है जब तक हमें मिला नहीं है. ठीक है, सो ट्रांजैक्शन कॉस्ट इंकर नहीं होती. Can you read this in red font? Understood? Have you read? And this is available for retail investors only. Yes, only retail investor. Institutional investor has to pay.
procedure. Investor shall submit an ASBA amount physically. Procedure is not important. Okay, next concept of anchor investors. Anchor investors कौन होते हैं? So anchor investors are institutional investors who invest in the company's stake before the IPO opens. जो भी institutional investors, तुम्हें जाना है? अच्छा. So जो 50% का allotment है ना institutional investors को, उसमें से मतलब पूरे IPO का 30% जाता है एंकर इन्वेस्टर्स को. ये इन्वेस्टर्स एक स्टार्ट दे देते हैं, एक ड्राइव स्टार्ट दे देते हैं IPO को. IPO खुलने से पहले ही, जैसे ही IPO ओपन होगा, रिटेल इन्वेस्टर NSE की वेबसाइट पे देख सकता है कि इस कंपनी का IPO किस किस इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने किस किस प्राइस पे कितना कितना लॉट बाय किया हुआ है. इससे एक रिटेल इन्वेस्टर को आइडिया लग जाता है कि ये सपोर्ट कौन कर रहा है, प्रमोट कौन कर रहा है, राइट. So anchor investors are the investors, institutional investors who subscribe to the issue prior to the IPO, prior to the public offering. पब्लिक को ऑफर होने से पहले इनको हो जाता है, ये सब्सक्राइब कर लेते हैं. जितना भी सब्सक्राइब करते हैं उसका 25% उन्हें अपफ्रंट देना पड़ता है और 75% वो जैसे ही IPO क्लोज होगा विद इन 2 days उनको देना पड़ेगा. और जितना भी उन्हें सब्सक्राइब करा है दैट गेट्स ब्लॉक्ड, वो उसको लिक्विडेट नहीं कर सकते फॉर 1 month. 1 महीने तक वो अपना स्टेक सेल नहीं कर सकते. और अगर 1 महीने तक के बाद भी वो सिर्फ अपना 50% स्टेक सेल कर सकते हैं. बाकी बचा हुआ 90 दिन तक ब्लॉक्ड रहता है. अब इसका रीजन क्या है? दिस इज अगेन अ प्रोटेक्टिव मेथड फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स. कई बारी कंपनीज चलती तो इनकी लॉबी ही है, सब एक दूसरे को जानते हैं, रिलेशनशिप में, हाँ भाई तुम उठा लो मेरा लॉट, तुम उठा लो, तो ये लोग बहुत करोड़ डाल देते हैं. बट जब उतना मेरिट भी नहीं होता फिर भी डाल देते हैं. तो जैसे ही जनरल पब्लिक उठा लेती है तो इनको प्रॉफिट होता है, मार्केट प्राइस बढ़ता है और ये निकाल लेते हैं प्रॉफिट लेके, बट एट द कॉस्ट ऑफ रिटेल इन्वेस्टर. इसीलिए सेबी हैज़ प्रोवाइडेड, हैज़ आस्क्ड कि एंकर इन्वेस्टर्स कैन नॉट withdraw their funds immediately after the IPO closes. उससे क्या होगा, अगर they have huge amount of stake, अगर वो ऑफलोड करेंगे, वो सेल करेंगे तो प्राइस तो नीचे जाएगा ही जाएगा, राइट. सप्लाई बढ़ेगी मार्केट में, प्राइस नीचे जाएगा, जिससे किसका नुकसान होगा? रिटेल इन्वेस्टर का नुकसान होगा. तो IPO बंद होते ही एक तो वो नहीं कर सकते, 1 महीने के बाद भी वो सिर्फ अपना 50% का फंड ही विड्रॉ कर सकते हैं. बाकी जब पेटीएम था, पेटीएम आया था तो उसके 1 महीने बाद बहुत प्राइस नीचे गया था उसका. तो वन ऑफ द रीजंस वाज बिकॉज एंकर इन्वेस्टर्स ऑफलोडेड देयर इन्वेस्टमेंट्स. पहले ये 50% वाला रूल भी नहीं था, पहले सिर्फ 1 महीने तक का ब्लॉकेज था. तो ऐसे बहुत सारे IPOs आए हैं जो 1 महीने बाद उनका प्राइस ड्रास्टिकली गिरा हो, जिससे रिटेल इन्वेस्टर को नुकसान हुआ, राइट. हाँ, मतलब 2019 में आ गई थी शायद ये अमेंडमेंट. ओके. राइट इशू, जस्ट रीड द फर्स्ट स्टेटमेंट एंड टेल मी इफ इट मेक्स सेंस टू यू. फर्स्ट सेकंड दोनों पढ़ो. राइट इशू हमें समझ आता है, जैसे लेट से एक कंपनी ऑलरेडी पब्लिक है, अब उसको फिर से फंड्स उठाने हैं, लेकिन वो इट इज एट अ कंफर्टेबल पोजीशन एंड इट कैन सेल इट शेयर्स एट अ लोअर प्राइस. मार्केट प्राइस से कम प्राइस पे वो शेयर कर सकती है, या हो सकता है कंपनी को लगता है कि उनका शेयर मार्केट में ओवर वैल्यूड है, उसकी एक्चुअल वैल्यू ये है, तो वो उस प्राइस पे, राइट इशू का मतलब होगा अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही ऑफर करेगी सबसे पहले उस प्राइस पे. अब the retail investor who is the investor in this company XYZ, let's say XYZ has come up with a right issue, and retail investor, some person, Mr. Anil, let's say, has 10% stake in this company. ठीक है.
अब XYZ 1 करोड़ फंडिंग इसको चाहिए एट अ प्राइस ऑफ से 100, ठीक है, तो वो नंबर ऑफ शेयर्स कितने ऑफर करेगा? मार्केट में प्राइस चल रहा है 150 और ये 100 पे दे रहा है शेयर अपने 1 लाख, 1 लाख शेयर्स वो ऑफर करेगा। अनिल के पास कितने शेयर्स, राइट टू बाय कितने शेयर्स पे अनिल के पास? 10,000। 1 लाख शेयर्स में से 10% का स्टेक अनिल के पास है, मतलब कंपनी का, तो 10% ऑफ 1 लाख 10,000 शेयर्स का राइट टू बाय अनिल के पास है कि वो चाहे तो ये 10,000 शेयर 100 रुपए में ले सकता है। अब अनिल क्या क्या कर सकता है? 1, इट कैन एक्सरसाइज हिज राइट एंड बाय न्यू शेयर्स, वो ये 10,000 शेयर्स खरीद सकता है और 10,000 इंटू 100 10 लाख रुपीज कंपनी को दे सकता है। दैट इज 1। सेकेंड वुड बी इसी में ही इट कैन पार्शियली एक्सरसाइज हिज राइट, 10,000 की जगह 5,000 शेयर खरीद सकता है और 5 लाख रुपए कंपनी को दे सकता है, बाकी 5,000 पे वो अपनी राइट रिनाउंस कर रहा है। एक और है कि वो कुछ भी ना करे, वो पूरा का पूरा 10,000 वेस्ट जाने जाए। नाउ दिस सेकेंड वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो उसने सब्सक्राइब कर लिया, एक उसने कुछ भी नहीं किया। सेकेंड वन क्या कह रहा है कि वो सब्सक्राइब नहीं कर रहा लेकिन इस राइट की वैल्यू तो है, उसके पास जो शेयर मार्केट में 150 का है उसके पास 100 रुपए पे खरीदने की ऑफर है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है इसलिए वो नहीं खरीद रहा, या वॉट एवर रीजन मे बी, बट वो देर इज वैल्यू इन दिस राइट एंड अनिल कैन चूज टू सेल दी राइट। वो ये राइट किसी और को सेल कर सकता है, वो ये राइट किसी और बंदे को दे सकता है कि तुम ले लो मेरी जगह 10,000 शेयर 100 पे, लेकिन उसके लिए मेरे को ये पैसा देना पड़ेगा। और वो क्या पैसा होगा? दैट इज द वैल्यू ऑफ द राइट। ठीक है, तो 3 चीजें हैं। 1, ही कैन सब्सक्राइब टू हिज ऑफर। 2, ही कैन डू नथिंग, लेट इट लिप्स, कुछ नहीं कर रहा। 3rd, ही कैन नॉट सब्सक्राइब टू हिज ऑफर बट सेल द राइट इन द ओपन मार्केट, वो किसी को भी अपनी राइट दे सकता है। ठीक है, अब वो कितने का देगा उस पर हम अभी आएंगे, पहले हम नॉर्मल राइट इशू का एक क्वेश्चन करते हैं। सो राइट इशू पे एक न्यूमेरिकल आता ही आता है मोस्टली। चलो लिखो, करो ये क्वेश्चन, इट्स वेरी इजी। समझ नहीं आया? क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा? रुको मैं करती हूँ डिक्टेट, तुम अपने नोटबुक्स तो खोलो। हाँ, सो सपोज यू ओन 1000 शेयर्स ऑफ XYZ लिमिटेड, with 10 lakh shares outstanding, with 10 lakh shares outstanding. Full stop, continue. The firm announces a plan, the firm announces a plan to sell additional 5 lakh shares, additional 5 lakh shares through right offering, through right offering, full stop, continue. The market value of shares, the market value of shares is 40 rupees, is 40 rupees.
and the new shares are offered to existing shareholders at 4 rupees discount. At 4 rupees discount. 4 rupees discount. So first question, लिख लिया ये सारा? So कंपनी के 10 लाख शेयर हैं जिसमें से 1000 शेयर तुम्हारे पास है. फर्म ने राइट इशू निकाला है. अभी फर्म का जो मार्केट प्राइस चल रहा है शेयर का वो 40 रुपये चल रहा है, तुम्हें वो 36 पे ऑफर कर रही है. ठीक है, ये सब हमें पता है. तो सबसे पहला तो इफ यू एक्सरसाइज योर राइट, हाउ मेनी ऑफ न्यू शेयर्स यू कैन परचेज, वही तो निकालना है इसमें. क्वेश्चन जो मैंने तुम्हें अभी तक इन्फॉर्मेशन दी है, यू कैन ईजिली कैलकुलेट इट. रीड करो और सोचो और आंसर दो. बहुत लॉजिकल है, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगना. फेस वैल्यू क्या? फेस वैल्यू की जरूरत क्या है? शेयर्स. यू गाइज ऑल्सो कैलकुलेट. सोचो और बताओ. सो 1000 शेयर्स उसके पास प्रेजेंटली हैं. टोटल शेयर्स कितने हैं? 10 लाख शेयर्स. तो तुम्हारा करंट स्टेक कितना है? स्टेक कितना है कंपनी में? 1000 अपॉन 10 लाख. 0.1% नहीं आया तो 0.1% आया ना. ये निकाला, समझ आया कैसे निकाला? कंपनी के 10 लाख शेयर में से 1000 तुम्हारे पास थे, तो तुम्हारे पास 0.1% का स्टेक है. ठीक है, तो पहला तो हाउ मेनी ऑफ न्यू शेयर्स यू कैन परचेज? 0.1% ऑफ राइट इशू. राइट इशू में कितने शेयर्स आ रहे हैं? 5 लाख शेयर्स. सो 5 लाख का 0.1% कितना आया? कितने ऑफर होंगे तुम्हें? 500. ठीक है, तो दिस इज द आंसर टू वेरी फर्स्ट पार्ट. नाउ सेकंड, shall we move ahead? What is the market value of the shares after right offering? So from the information we can only calculate theoretical market value कि market value होनी क्या चाहिए, but क्या होगी depends on the demand supply conditions of the shares. क्या होनी चाहिए? पहले 10 लाख शेयर थे, कितने रुपए पे थे? 40 पे. राइट, अभी 5 लाख शेयर्स और आ गए, कितने पे आए? 36 पे. 36 पे. टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए?
15 लाख। क्या आया ये? $38.66। यू ऑल्सो कैलकुलेट, खुद से कैलकुलेट करो, बताओ। हाँ बच्चे प्लस है। तो 36 ही तो किया। किसको? अभी हम उसकी नहीं बात कर रहे ना, अभी हम राइट इशू होने के बाद कंपनी के शेयर की क्या वैल्यू होगी वो निकाल रहे हैं। थ्योरेटिकली कंपनी के शेयर की क्या वैल्यू होनी चाहिए वो निकाल रहे हैं कि पहले 10 लाख थे 40 पे, 5 लाख आ गए 36 पे, टोटल हो गए 15 लाख, तो एक शेयर का थ्योरेटिकल प्राइस ये बन गया। ठीक है, 38.66 पर शेयर। अब तुम थर्ड पार्ट पढ़ो। व्हाट इज योर इन्वेस्टमेंट इन द फर्म आफ्टर राइट ऑफरिंग, पहले ये निकालो। कंप्यूट व्हाट इज योर इन्वेस्टमेंट इन द फर्म आफ्टर यू सब्सक्राइब टू राइट ऑफरिंग। जो तुम्हें 500 शेयर ऑफर हुए थे वो सब्सक्राइब करने के बाद तुम्हारा क्या इन्वेस्टमेंट है कंपनी में? कितना बोल रहे हो? देखते हैं। तो सबसे पहले तो व्हाट इज योर इन्वेस्टमेंट इन द फर्म आफ्टर राइट ऑफरिंग। आफ्टर राइट ऑफरिंग एक वन वे इज यू हैड 1000 शेयर्स, पहले 500 और मिल गए, 1500 शेयर हो गए तुम्हारे पास, और हमें पता है कि आफ्टर राइट ऑफरिंग द शेयर की वैल्यू इज 38.66। तो 1500 नहीं, तुमने भी सही किया होगा, वो भी सही होगा, इसको करो मल्टीप्लाई। तुम्हारे शेयर्स की क्या वैल्यू है, कितने में क्या इन्वेस्टमेंट है तुम्हारी कंपनी में? 58,000 ही आएगा। कितना आ रहा है? 1500 इंटू 38.66, चेक करो। 57,990, एक ही बात है। तो आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो कंपनी में 57,990 है। आगे वो पूछ रहा है हाउ इज योर इन्वेस्टमेंट स्प्लिट बिटवीन ओरिजिनल शेयर्स एंड न्यू शेयर्स। तो इस 57,990 में तुम्हारे पास 1000 शेयर थे 40 रुपए के हिसाब से, और 500 शेयर हैं 36 रुपए के हिसाब से, तो ये स्प्लिट है। ठीक है, if you decide not to exercise your right, next part, if you decide not to exercise your right, what is your investment in the firm after right issue? Your investment remains, ये बताओ, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट बताओ। यस, अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया तो तुम्हारे पास 1000 शेयर ही रहे, जिसकी अब वैल्यू क्या है 38.66। सो योर इन्वेस्टमेंट इन द फर्म इफ यू डू नॉट सब्सक्राइब टू द राइट इशू विल बी 1000 इंटू 38.66 which is 38
38,660 38,660। तो जो पहले 40,000 थी अब वो कितनी हो गई? 38,660। How is the split between old and new? Everything old, nothing new. ऐसे क्वेश्चन आता है, हाँ। इसमें एक दो एडिशंस और हैं, बट हाँ मोर और लेस इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, फुल फ्लेज्ड। हाँ, FMI में न्यूमेरिकल ज़्यादा टफ नहीं रहते हैं, बट हाँ यूनिट 4 के न्यूमेरिकल्स थोड़े से चैलेंजिंग हैं, यूनिट 3 तो ईजी है। ओके, वैल्यू ऑफ अ राइट। तो अगर कोई अपनी राइट सब्सक्राइब नहीं करता तो अपनी राइट वो सेल कर सकता है ओपन मार्केट में। नहीं 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 नहीं, उसके पास यही एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं, जहाँ पे उसके पास ऑफर है कि वो 500 शेयर खरीद ले, 36 पे खरीद ले, ठीक है। अभी चल रहा है 40, लेकिन हमें पता है कि थ्योरेटिकली जब राइट ऑफरिंग हो जाएगा तो प्राइस कितना होगा, तो उसे वो नए शेयर पे कितना प्रॉफिट होगा जो वो फोरगो कर रहा है। 36 पे खरीद के प्राइस हो गया 38.66, तो उसको 38 माइनस 36 2.67 पर शेयर का प्रॉफिट हो रहा है थ्योरेटिकली। तो उसे कम से कम इतने पे या ज़्यादा से ज़्यादा इतने पे वो शेयर बेचना चाहिए, वो राइट बेचना चाहिए, ठीक है। 2.66 पर शेयर कि वो राइट बेच सकता है, क्योंकि किसी को भी बेचेगा वो उससे 36 में वो उससे राइट लेगा। राइट कितने पे लेगा? 2.66 में लेगा। 36 पे वो शेयर लेगा, सब्सक्राइब करेगा, तो उसकी वैल्यू आ गई, मतलब 36 इंटू 500 उसकी इन्वेस्टमेंट हुई, और 2.66 इंटू 500 उसे उस बंदे को देने पड़े ये राइट लेने के लिए। तो कहीं ना कहीं इन शेयर्स के लिए उसको 38.66 देना पड़ गया। क्या वो अगर मार्केट में इसकी वैल्यू इससे कम होगी तो क्या वो ऐसा करेगा? थ्योरेटिकली हमने देखा कि मार्केट में वैल्यू हो जाएगी 38.66, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इस शेयर के राइट के लिए 2.66 दे सकता है या उससे कम दे सकता है, डिपेंडिंग अपॉन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द राइट। बट अगर मेरे को थ्योरेटिकल वैल्यू निकालनी है राइट की, तो एक राइट पे कितना प्रॉफिट है? 2.66 का प्रॉफिट है जिस पे आप बेच सकते हो, ठीक है। दिस इज द मैक्सिमम प्राइस दैट वन कैन ऑफर द राइट फॉर एंड वन वुड सब्सक्राइब द राइट फॉर। डिड यू अंडरस्टैंड? वैल्यू ऑफ अ राइट भी समझ आ गया? चलो एक ऐसे ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है, रीड करो और निकालो इसका आंसर।
DLF क्या? XYZ Limited decides to raise funds from public. Following are the details. Offer period 18th में हो गया. Offer price 500. Closing price on the listing day 4th June 2021 525. Closing value of market index on offer closing day. Market adjusted. Okay. हाँ. तो रॉ रिटर्न कैसे निकालेंगे? ओके 500 का ऑफर प्राइस है. अगर किसी ने सब्सक्राइब किया है और उसे 500 पे मिला है, तो जो पहला लिस्टिंग डे है, जब शेयर्स लिस्ट हो जाते हैं फॉर ट्रेडिंग पर्पसेस, तो उस दिन का क्लोजिंग प्राइस है 525. तो सेम डे उसे प्रॉफिट हो रहा है. मतलब किसी ने 500 का सब्सक्राइब किया होगा, आज उसके शेयर की वैल्यू 525 हो गई है ना. पहले तो आईपीओ ओपन होता है, लोग सब्सक्राइब करते हैं, लोगों को अलॉटमेंट होती है. फिर लिस्टिंग डे होता है जब वो शेयर्स एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाते हैं. एनीबडी कैन देन बाय एंड सेल द इशूड शेयर्स. जो शेयर इशू हो चुके हैं उसका बाय सेल होता है. तो लिस्टिंग डे पे मार्केट में 525 बना, तो 525 माइनस 500, 500 लगाया, 525 बना अपॉन 500. दिस इज द रॉ रिटर्न. कि आपने 500 की इन्वेस्टमेंट लगाई, 25 अपॉन 500 कितना आया? 5%. ठीक है, 5% का रिटर्न तुमने कैसे कैलकुलेट किया था? तो ये तो है रॉ रिटर्न. मार्केट एडजस्टेड रिटर्न क्या होता है? वैसे तो मार्केट एडजस्टेड रिटर्न इज नॉट एक्सप्लिसिटली द पार्ट ऑफ सिलेबस, बट स्टिल कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे है. तो मार्केट एडजस्टेड एक्सेस रिटर्न, सुन लो इधर. मार्केट एडजस्टेड एक्सेस रिटर्न मतलब मार्केट रिटर्न से ऊपर कितना रिटर्न दिया है स्टॉक ने, ये निकालना है. कि मार्केट इंडेक्स पे अगर मैं इन्वेस्ट करती हाइपोथेटिकली, तो मेरे को कितना रिटर्न मिलता, और इस आईपीओ से मेरे को कितना रिटर्न मिला है, तो कितना एक्सेस रिटर्न मुझे मिला आईपीओ से, वो निकालना है. डिड यू कैलकुलेट? करो. मार्केट एडजस्टेड एक्सेस रिटर्न मतलब कि अगर मैं किसी मार्केट पोर्टफोलियो पे इन्वेस्ट करती, मार्केट पोर्टफोलियो जैसे मैंने निफ्टी के पूरे 50 शेयर्स खरीद लिए, उस पे इन्वेस्ट करती तो क्या रिटर्न मिलता? मार्केट रिटर्न कितना है और इस आईपीओ का रिटर्न कितना है मेरे को, रॉ रिटर्न जो तुमने निकाला, और आईपीओ का रिटर्न कितना ज़्यादा है मार्केट रिटर्न से. मार्केट एडजस्टेड एक्सेस रिटर्न. लेट मी डू इट विद यू. मार्केट इंडेक्स ऑन ऑफर क्लोजिंग डे, जब आईपीओ क्लोज हुआ था तो 25,500 चल रहा था. लिस्टिंग डे के क्लोजिंग वैल्यू है इंडेक्स की 26,010. मतलब इंडेक्स पे कितना रिटर्न आया पहले वो निकालते हैं. इंडेक्स रिटर्न हो गया 26,010 माइनस 25,500 अपॉन 25,500. करंट माइनस प्रीवियस अपॉन प्रीवियस, परसेंटेज चेंज. कैलकुलेट करो इंटू 100. सबका पक्का? चलो 2% आया मार्केट इंडेक्स पे. कि अगर मैंने इस मार्केट इंडेक्स के शेयर्स में एक्चुअली में इन्वेस्ट किया होता तो मेरे पोर्टफोलियो पे 2% का रिटर्न आता. आईपीओ पे मेरे को कितना रिटर्न, रॉ रिटर्न कितना निकाला था, सो एक्सेस रिटर्न हो गया 3%. ठीक है.
कर रहे हो अभी? कौन सा दूसरा वाला? नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो डू इट। लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ द क्लास। नहीं, न्यूमेरिकल लास्ट है, टॉपिक लास्ट थोड़ी है। देखते हैं, चलो पढ़ते हैं, पहले ये करो। एक्स राइट्स वैल्यू पर शेयर मतलब पोस्ट राइट ऑफरिंग, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ शेयर? तुम दोनों तो करो। का 12 करोड़ अमाउंट है INR। ये 4 करोड़ है। मिस्टर एक्स हैज 2000 शेयर्स ऑफ DL11। 500 कैसे कैलकुलेट करा? परफेक्ट, ठीक है। सो इसमें सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे एक थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज है। यूजुअली ऐसा आता है कि 2.5 फॉर 10 राइट इशू, मतलब हर 10 शेयर पे 2.5 शेयर दिया जा रहा है, ऑफर किया जा रहा है। जैसे 1 to 5 हो गया तो हर 5 शेयर पे 1 शेयर ऑफर किया जा रहा है। तो अगर मिस्टर एक्स के पास 2000 शेयर है तो उसको कितने ऑफर किए जाएंगे? हर 10 शेयर पे 2.5, ठीक है। तो 2000 अपॉन 10 इंटू 2.5, तो ये तो नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड हो गए। तुमसे पूछा है assuming that Mr. X subscribes the right in full calculate X rights value per share।
एक सेकंड, तुम क्या बोल रहे हो? रुको। Mr. X has 2000 shares. The current market price of each share of DLF Limited is 11. Okay. 2000 शेयर थे जिसकी वैल्यू 11 थी, फिर से 500 शेयर मिले जिसकी वैल्यू 3 रुपये। हाँ ठीक है, अपॉन 25, ये जो भी आएगा। ठीक है, समझ आया? ओके। ठीक है, आई थिंक लेट्स स्टॉप हियर फॉर द डे। आपने अटेंडेंस दे दी है? दोनों उस पर लिख ली लिस्ट पे? कहाँ है लिस्ट, कहाँ है? दे के जाओ। हाँ तीनों डाल दिया। जो सेटअप करते हैं, अगर तुम्हें वो मिले तो बोल देना कि क्लास ओवर हो गया है। ठीक है। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दी शायद मैंने, देख लो एक बारी। वो आ रहे हैं? पता नहीं मेरे को भी, वो आ नहीं रहे।